उधर बीबीसी के दफ्तरों में आयकर विभाग का कथित सर्वे आज भी जारी है। मंगलवार को दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों में आयकर टीम पहुंची, कहा कि वो रेड नहीं सर्वे करने आए हैं। कर्मचारियों के फोन और लैपटॉप भी ले लिए गए, बाद में इन्हें वापस किया गया। विपक्ष इसे मीडिया की आजादी पर हमला बता रहा है। एडिटर्स गिल्ड ने इस पर चिंता जताई है, कहा कि ये आईटी सर्वे प्रेस संस्थानों को डराने धमकाने की प्रवृत्ति का हिस्सा है। तो वहीं बीजेपी का भी इस पर बयान सामने आया है। सुबह 11:15 बजे से 11:30 के बीच बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर आयकर की टीमें पहुंच गईं। कहा कि उन्हें सर्वे करना है। दिल्ली दफ्तर में दाखिल होते हुए बीबीसी और आयकर विभाग के बीच सवाल जवाब भी हुए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट से। चलो आप लोग फोन रखो इधर। आराम से तो बात करो भैया। फोन गेट खुलवा रहे हो आप तब से 10 मिनट से। गेट कौन खुलवा रहे हो आप लोग? ऐसे बिना वारंटी गेट खोलेंगे? वारंट आपको पता है? वारंट सील हो चुका है, देखा हुआ वारंट, तब अंदर किया। आयकर अधिकारियों ने कर्मचारियों के फोन और लैपटॉप भी ले लिए। सर्वे तक दफ्तर सील कर दिए गए। बाद में बीबीसी ने बयान जारी कर कहा कि वो आयकर टीम के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। ये जो इमारत है इसकी 6ठी मंजिल पर बीबीसी का दफ्तर है, जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। सूत्रों की माने तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर जो सर्वे करने आई है उसमें आरोप ये है कि वित्तीय अनियमितताएं यहां पर हुई हैं, क्योंकि ये एक विदेशी मीडिया संस्थान है और काफ़ी सारा पैसा यहां से विदेश जाता है और विदेश से भी पैसा आता है। लेकिन इस सर्वे में अभी तक क्या कुछ मिला है, किस तरह की गड़बड़ियां हैं, इसको लेकर अभी कुछ भी साफ नहीं है। जो लेन देन से जुड़े कागजात हैं, दस्तावेज हैं, उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम देख रही है, उसकी जांच कर रही है और कई बीबीसी के अधिकारी हैं, उनसे यहां पर लगातार पूछताछ की जा रही है। आयकर विभाग ने भी बयान जारी कर कहा कि ये छापा या तलाशी नहीं, बस सर्वे है। ये सर्वे रूटीन के तौर पर होते हैं। बीबीसी ने बरसों ट्रांसफर प्राइसिंग कायदों पर अमल नहीं किया है। इसके कायदों को सुनियोजित ढंग से तोड़ा और मुनाफे के अहम हिस्से को जानबूझकर डाइवर्ट किया। दिल्ली के अलावा मुंबई के दफ्तर में भी ये सर्वे चलता रहा। मुंबई के कलीना में इस इमारत की 5वीं मंजिल पर बीबीसी का दफ्तर है, जहां सुबह 11 बजे के करीब आयकर के अधिकारी आए और देर शाम तक उन्होंने अपना सर्वेक्षण जारी रखा। इस दौरान दफ्तर में मौजूद सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन रखवा लिए गए और किसी के भी बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इत्तेफाक से ये सर्वे ऐसे समय किया गया जब 2002 के गुजरात दंगों पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर सरकार बीबीसी से नाराज रही है। विपक्ष ने इसे अघोषित आपातकाल बताया तो बीजेपी ने कार्रवाई का बचाव किया। बीबीसी के 100 साल के इतिहास में उन पर इस प्रकार की कोई छापामारी और रेड हुई है। और उनका कसूर क्या था? उन्होंने एक गुजरात के दंगों की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसमें कि सभी का पक्ष रखा था। अब आप समझ सकते हो कि जिस अंतर्राष्ट्रीय छवि की अपेक्षा नरेंद्र मोदी जी करते हैं, अब क्या उनकी छवि पर धब्बा नहीं लगेगा? इनकम टैक्स विभाग समय समय पर जहां पर अनियमितताएं पाई जाती हैं वहां पर सर्वेस करता है और जब ये सर्वे का काम पूरा होता है तब वो अपना एक प्रेस नोट या प्रेस ब्रीफिंग करके जानकारी देते हैं। तो मुझे लगता है जब ये इनकम टैक्स विभाग का सर्वे पूरा होगा वो जानकारी पूरी आपको डिटेल में दे देंगे। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बयान जारी कर इस प्रवृत्ति पर चिंता जताई। बयान में कहा गया कि ये आईटी सर्वे प्रेस संस्थानों को डराने धमकाने की प्रवृत्ति का हिस्सा है। सितंबर 2021 में इसी तरह न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री के दफ्तरों का सर्वे हुआ था। जून 2021 में दैनिक भास्कर और भारत समाचार के सर्वे हुए थे। न्यूज क्लिक में प्रवर्तन निदेशालय के छापे पड़े। ये संवैधानिक लोकतंत्र को कमजोर करने की प्रवृत्ति है। सरकार पर इससे पहले भी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं। बीबीसी के आयकर सर्वे से इस आरोप को कुछ और मजबूती मिलेगी। बीबीसी पर आईटी सर्वे के दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों ने बीबीसी के पत्रकारों की भी
कंप्यूटर जांचे, जिसको लेकर के कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इनकम टैक्स सूत्रों के मुताबिक ये पूरा सर्वे वित्तीय अनियमितताओं को लेकर के है, जिसका पत्रकारों से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं। मुंबई में अपने सहयोगी सुनील सिंह, दिल्ली में मुकेश सिंह सेंगर के साथ मैं सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के महरौली में अतिक्रमण अभियान पर हालांकि हाईकोर्ट ने 16 फरवरी तक रोक लगा दी है, लेकिन इस आदेश के आने से पहले मंगलवार को 5वें दिन कार्रवाई चली। रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। सीमा सलूजा ने 10 साल पहले महरौली चौक की ये दुकान 12 लाख रुपए में खरीदी थी। अब पता चल रहा है कि दुकान डीडीए की जमीन पर थी। पति और पत्नी पर मानो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा हो। यहाँ दुकान टाइप करते हैं हम लोग, पता नहीं कैसे कैसे बनाया हम लोगों ने। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं अभी पेपर से, हमारे बच्चों की एजुकेशन रह जाएगी, हमें तो यही टेंशन खाई जा रही है। सीमा सलूजा की दुकान चली गई और बलसाला मनोज के 2 फ्लैट्स। बिल्डिंग की लाइट पहले ही काटी जा चुकी है। बुलडोजर उनके फ्लैट्स की ओर लगातार बढ़ रहा है। अब आनन फानन में वो अपना बचा सामान समेट रहे हैं। रजिस्ट्री के कागजात लिए कोर्ट से लेकर डीडीए तक गए, लेकिन सब बेकार। इसकी रजिस्ट्री हुई थी, इनकी लोन हुआ था, नेशनलाइज्ड बैंक पंजाब नेशनल बैंक से इनके लोन दिए थे। इसकी रजिस्ट्री का खुद एनओसी मैंने डिफरेंट ऑफिस में जाके यहाँ का जो प्रॉपर्टी जो डॉक्यूमेंटेशन जो करता उसकी जो एजेंट के थ्रू में मैंने खुद ईच एंड एवरी ऑफिस में जाके सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में मुझे बैंक ने लोन अप्रूव किया है। लोन इसलिए हमने जो अप्रूव किया था क्योंकि ये प्रॉपर्टी अगर कोई 420 का है, अगर कोई प्रॉपर्टी ठीक नहीं, उनका चेन ठीक नहीं, ऑफकोर्स हमें लोन तो मिलेगा नहीं। जब एक नेशनलिस्ट बैंक मुझे पास करके आज ऑन डेट में मेरा कटिंग भी चल रहा है, मुझे ये मिल समझ उसको ट्रस्ट नहीं करेगा। मोर ओवर आई पेड ऑल द स्टैम्प ड्यूटी की हमारे पास में, हमारे एड्रेस में पता, हमारा पता में सब कुछ आ जाता है। और इस जो प्रॉपर्टी के अंदर में क्लियरली लिखा दिस लैंड बिलोंग्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दे हैव परचेज्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। महरौली में भारी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस तैनात है। धरने प्रदर्शन से लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके लोग अब हताश हैं। बुलडोजर 5वें दिन मुख्य सड़क से अब इन गलियों में आ गया है। 70 साल की रुकैया ने बुलडोजर घर के बाहर देखकर अपने को घर में बंद कर लिया है। ये आप देखिए कि ये रुकैया बेगम ने अपने को अंदर बंद कर लिया है। बुलडोजर आप देखिए कि उनके मकान के बाहर खड़ा है और अब जो है वो ये अतिक्रमण एक दूसरे फेज में प्रवेश कर गया है। विधवा पेंशन और किराए के सहारे रहने वाली रुकैया बेगम बदहवास हैं। कभी सरकार तो कभी पुलिस को कोस रही हैं। कहाँ जाऊँ बताइए आप लोग, किसके यहाँ जाकर रोटी कोई देगा? दे रहा रोटी कोई मुझे है? या सड़क पर बैठ के भीख मांगो, एक में 2 रुपए भी कोई भिखारियों को नहीं देता आजकल। कौन देता है आजकल? बताइए आप मुझे, कोई है देने वाला? तोड़ने के लिए तो सारी पब्लिक इकट्ठा है। चला दिया बिल्डर, चलाओ तोड़ो, जब पैसा लगता है तब पता चलता। दरअसल डीडीए राजस्व विभाग के सीमांकन को आधार बनाकर 10 फरवरी से लगातार तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहा है। फिलहाल इस मामले पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीति जमकर हो रही है, लेकिन लोगों को राहत अब भी नहीं मिल पा रही है। महरौली से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन राज्य के 28 जिलों में हुआ। 1 लाख से अधिक पीएससी के उम्मीदवारों ने परीक्षा दी, लेकिन छात्रों के मुताबिक कई सवाल ऐसे थे जो किताबी कम, सियासी ज्यादा थे। इन सवालों को लेकर अब बीजेपी भी सवाल उठा रही है। मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात में डोंगरगढ़ में निम्नलिखित जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की घोषणा की गई। 4 जुलाई 2022 तक भूइयां पोर्टल में कुल कितने व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र अपलोड किए गए? माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राजनांदगांव विधानसभा में भेंट मुलाकात का आयोजन कब किया गया? पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने गोधन न्याय योजना 2022 में किस गौठान का भ्रमण किया? छत्तीसगढ़ी शब्द फुसुर फुसुर का क्या अर्थ है? छत्तीसगढ़ में राज्य प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए
यानी डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी बनने के लिए आपको ऐसे सवालों के जवाब भी आने चाहिए। उम्मीदवार थोड़े हैरान और परेशान हैं। कई प्रश्न हैं जो विवाद उत्पन्न कर रहे हैं और लगातार कई वर्षों से हैं और इसमें सुधार नहीं हो रहा है। जैसे कि एक प्रश्न था मुख्यमंत्री जी की यात्रा को लेकर, जिसमें कि कई जिलों में वो सैकड़ों यात्रा किए हैं और उसमें एक राजनांदगांव जिले के यात्रा के बारे में उल्लेख किया है, जिसमें एक डेट पूछा गया है। अब वो पर्टिकुलर डेट हर किसी को याद नहीं हो सकता और हम परीक्षार्थी हैं, हम तो आधे नंबर से चूक जाते हैं जिसके कारण हमें फिर 1 साल वेट करना पड़ता है, जो हम सब के लिए नुकसानदायक है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान वो यात्रा कर रहे थे, उसमें प्रथम स्थान कहाँ से शुरू हुआ था, किस विधानसभा क्षेत्र से शुरू हुआ था, ये एक वाजिब क्वेश्चन बनता है। लेकिन उन्होंने यदि कई यात्राएं की हैं, जैसे जानते हैं 4 मई से वो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन पूरे आज हम देख रहे हैं फरवरी है, तो इतने समय तक यात्राओं का कहाँ उन्होंने किस डेट पे यात्रा किया है ये कोई भी दिमाग में अपने नहीं रख सकता है। शुरू की यात्रा कहाँ से शुरू की है कोई भी बताया जा सकता है, या अंत कहाँ होगी ये बताया जा सकता है, लेकिन हम बीच की यात्रा 200 यात्रा संभावित ये नहीं है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन अराइज होगा। बीजेपी सवालों पर सवाल पूछ रही है, कह रही है ये परीक्षा स्तरहीन हो गई है। कांग्रेस कह रही है छात्रों को ऐसी जानकारी होनी ही चाहिए। सीधा 200 सालों का अंतर पीएससी के विकल्पों में है। प्रश्न क्रमांक 66 में देखेंगे कि ब्रिटिश कैप्टन सैंडीज ने कौन सी ताहूदारियों का निर्माण किया। इसमें लोरमी और तरेंगा जो सही विकल्प हैं वो किसी विकल्प में दिखाई ही नहीं देते हैं। प्रश्न क्रमांक 57 में पूछा गया कि राजनांदगांव जिले में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम कौन सी तारीख को संपन्न हुआ। इस तरह के आत्ममुग्धता और अप्रासंगिक तथ्यों से संबंधित प्रश्न है। देश के अन्य प्रदेशों के पीएससी यूपीएससी की स्टैंडर्ड को मैच करके अपनी क्वालिटी और पारदर्शिता में इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ में स्तरहीनता और भ्रष्टाचार की स्थिति निर्मित हो रही है, जो छत्तीसगढ़ के गांव-गांव के माता पिता और बच्चे जो अपने जीवन में एक अच्छे भविष्य की कामना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ एक बड़ा धोखा हो रहा है। पीएससी एक स्वतंत्र संस्था है जो अपने नियम कायदे कानून अपने प्रश्न खुद तय करती है और खुद ही उनको छात्रों के बीच में भेजती है। इसमें राज्य सरकार का किसी भी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है, तो इस पर राज्य सरकार पर आरोप लगाना बहुत ही निरर्थक है। राज्य में सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, पीएससी जैसी संस्था के माध्यम से मतलब डिप्टी कलेक्टर और बहुत सारे पदों में जाना चाहते हैं, तो राज्य में हो रही जानकारियों के बारे में आप अगर जानकारी नहीं रखेंगे, योजनाओं के बारे में, मुख्यमंत्री इतनी बड़ी योजना अगर भेंट मुलाकात चला रहे हैं उसके बारे में आप जानकारी नहीं रखेंगे, तो मुझे लगता है ये भी बड़ा हास्यास्पद है इस पे एक पूर्व कलेक्टर का सवाल करना। तो हम छत्तीसगढ़ में अमेरिका का सवाल तो करेंगे नहीं। बहरहाल राज्य लोक सेवा आयोग ने 210 पदों के लिए राज्य के 28 जिलों में परीक्षा आयोजित की है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए 1,82,000 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे थे। जरा सोचिए, किसी डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी के पद पर चयनित होने का सपना संजोए बैठे विद्यार्थी को ये याद रखना पड़े कि किसी मंत्री या मुख्यमंत्री ने फला दौरा किस दिन किया था। जब उसकी परीक्षा पर ये आरोप लगने लगे कि वो किताबी कम सियासी ज़्यादा हैं, तो फिर ऐसे सवालों पर तो सवाल उठेंगे ही। रायपुर से अपने सहयोगी जुल्फिकार और रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। इस साल जनवरी में देश में ऑटोमोबाइल कंपनियों ने करीब 2,98,000 पैसेंजर गाड़ियां बेची, जो अब तक का रिकॉर्ड है। ऑटो इंडस्ट्री की संस्था सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक मौजूद वित्तीय साल में अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के बीच 10 महीनों में 31 लाख से ज्यादा 4 व्हीलर, 3 व्हीलर और 2 व्हीलर गाड़ियां बिकी हैं, जो ये दर्शाता है कि ऑटो सेक्टर में कंज्यूमर सेंटिमेंट में तेजी से सुधार हो रहा है। जनवरी में पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री का रिकॉर्ड बना है। लोगों ने पिछले साल जनवरी के मुकाबले इस साल जनवरी में ज्यादा पैसेंजर गाड़ियां खरीदी। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी सियाम के मुताबिक जनवरी 2022 में पैसेंजर गाड़ियों की कुल बिक्री 2,54,287 थी। जनवरी 2023 में इनकी बिक्री बढ़कर रिकॉर्ड 2,98,093 तक पहुंच गई, यानी 17.22% की बढ़ोतरी। पैसेंजर गाड़ियों की कैटेगरी में कारें, यूटिलिटी व्हीकल्स और वैन शामिल हैं। यात्री वाहनों ने फिर से जनवरी के महीने में अब तक की सबसे अधिक बिक्री देखी है और पहली बार अप्रैल से जनवरी की अवधि में 10 महीने में 30 लाख बिक्री का आंकड़ा पार किया है। जनवरी 2022 की तुलना में जनवरी 2023 में
L5 श्रेणी के 3 पहिए वाहनों की बिक्री दोगुनी से अधिक हो गई है, जबकि 2 पहिए वाहनों में जनवरी 2023 के महीने में जनवरी 2022 की तुलना में लगभग 4% की मामूली वृद्धि दर्ज की है। ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन कहते हैं, कोरोना संकट के दौरान कारों और दूसरी गाड़ियों की सप्लाई चेन कमजोर पड़ गई थी, जिस वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में तैयार गाड़ियां, सेमीकंडक्टर चिप और कई दूसरे पार्ट्स की वजह से बाजार तक नहीं पहुंच पा रही थी। इससे गाड़ियों का एक बैकलॉग बन गया था। टूटू धवन के मुताबिक हाल के महीनों में ऑटोमोबाइल पार्ट्स की उपलब्धता में सुधार हुआ है और अर्थव्यवस्था की रफ्तार बेहतर होने से आम लोगों की खरीदने की क्षमता भी बढ़ी है। पैसेंजर व्हीकल्स की सेल में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, कैसे देखते हैं? आपको लगता है क्या विशेष वजह है कि रिकॉर्ड बिक्री हुई जनवरी में? देखिए 2-3 वजह हैं इसके अंदर। पहली बात तो वी हैव सफर्ड 2 years ऑफ कोविड और हम उससे रिकवर कर रहे हैं। तो और 22 के अंदर आप जनवरी के अंदर एवरीथिंग स्टार्टेड बिकमिंग नॉर्मल, बाकी नॉर्मल हुई नहीं थी। और उसके साथ साथ फिर हमारी जो पेंडिंग डिमांड थी कस्टमर की, वो भी पेंडिंग थी। हमारे सेमीकंडक्टर नहीं मिल रहे थे, रॉ मटेरियल्स कम हो गए थे, प्रोडक्शन नहीं थी 2 साल, एवरीथिंग वाज ऑन हाइटेस्ट। तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मलाइज होते होते द सिचुएशन इज कि अब मार्केट इज बिकमिंग नियर नॉर्मल। सारी कंपनियों का अगर आप बुकिंग मिला के देखेंगे तो आज भी 6 से 7 लाख बुकिंग जो है ऑटोमोबाइल कंपनियों के पास, डीलरों के पास अवेलेबल है। ये सब के प्रमुख कारण को अगर अपन समझना चाहेंगे तो कोविड के बाद से, लॉकडाउन के बाद से एक पैसेंजर कार सेगमेंट में बूम आया है, स्पेशली SUV सेगमेंट में। और साथ ही साथ लोगों ने समझा है कि मोबिलिटी एक जो है बहुत निहायत ज़रूरत की चीज़ है और एक पर्सनल मोबिलिटी की इम्पोर्टेंस लोगों को समझ में आई। दरअसल मौजूदा वित्तीय साल में ऑटोमोबाइल सेक्टर में सुधार काफी तेजी से हुआ है। अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच कुल पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री 24,03,125 रही थी, जबकि अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के बीच 10 महीनों में कुल बिक्री देश में 31,69,788 रही, यानी 31.90% की बढ़ोतरी। दिल्ली से हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। तुर्की में पिछले दिनों आए जबरदस्त भूकंप में गिरी इमारतों के मलबे से अब तक 8,000 लोगों को जिंदा निकाला जा चुका है। भूकंप आने के 141 से 195 घंटे के बावजूद 59 लोगों को जिंदा निकाला गया। मलबे में दबे लोगों के जिंदा होने की संभावना अब बेहद कम है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। अब तक 70 देशों से तुर्की में मदद पहुंच चुकी है। हालांकि कुछ इलाकों में लूटपाट की खबरें सामने आई, लेकिन सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह ने इस्तांबुल में पत्रकार नवीद कमर से बात की, सुनिए। तुर्की में जो भूकंप आया उसकी परतें बेशुमार हैं। हर दिन मलबे से या तो कोई शख्स या कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग जिंदा निकल रहा है। 150 से 200 घंटे के बीच भी कुछ जिंदगियां वापस लौटी हैं उस मलबे से, लेकिन हर दिन सैकड़ों और हजारों की तादाद में शव भी निकाले जा रहे हैं। इस वक्त मैं इस्तांबुल में हूं और मेरे साथ बात करने के लिए नवीद कमर हैं, जो कि यहाँ पत्रकार हैं और पिछले 7-8 दिनों से इस जलजले को कवर कर रहे हैं। नवीद, आप हमें बताइए ये जो त्रासदी है वो कितनी बड़ी है और इसके क्या दूसरे पहलू हैं? जी हुआ, ये क़यामत थी और एक क़यामत टूटी थी जनूबी तुर्की में। यहाँ हज़ारों लोगों की जानें गई हैं, जैसा कि आपने कहा है, और हज़ारों की तादाद में लोग जिंदा भी बचाए जा रहे हैं। अब तक हमारे पास जो फिगर्स हैं वो 8,000 से ज़्यादा लोगों को मलबे से बचा लिया गया है। 150 से 195 घंटे के भीतर बहुत सारे इंसान, बच्चे, 2 माह का बच्चा है, कहीं जो है ना वो 8 माह का बच्चा है, कहीं हमारे पास 7 साल के बच्चे हैं, जिंदा बचाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम रेस्क्यू की बात करें, रिलीफ की बात करें, तो रेस्क्यू और रिस्पांस इमेंस रहा है। अभी तक जो जल्जले का जो मरकज़ था वो एशियन साइड पे था, वो साउथ ईस्ट तुर्की में था। यहाँ से इस्तांबुल से 1000 किलोमीटर के फासले पर था तकरीबन, और वो उसकी स्ट्रेच 500 किलोमीटर पे फैली हुई थी, जो तुर्की में शुरू हुआ और उसका इम्पैक्ट हमें सीरिया में भी मिलता है। अभी तक हज़ारों की तादाद में बिल्डिंग्स, इमारतें मुनहदम हो चुकी हैं, कोलैप्स हो चुकी हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो 1,35,00,000 लोगों के करीब जो है ना सिर्फ तुर्की के अंदर ख़ानदान और लोग मुतासिर हुए हैं। अगरचे कि आज 8वां
दिन है और नवे दिन में हम दाखिल हो रहे हैं, लेकिन आज भी और आने वाले चंद घंटों में भी जो कि क्रूशियल है, उसमें हमें उम्मीद की जा रही है कि मज़ीद लोगों को ज़िंदा बचाया जाएगा। और इसमें इंटरनेशनल रिस्पांस हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, अज़रबैजान है या कोई भी और मुल्क ले ले, 70 से ज़्यादा मुल्कों ने की टीमें इस वक्त रेस्क्यू में हिस्सा ले रही हैं और बहुत ही अमेजिंग जॉब कर रहे हैं। इंसान बचाए जा रहे हैं और इससे बड़ा कॉज कोई नहीं है। और हालांकि आलोचना भी यहाँ की सरकार की काफ़ी हो रही है, शुरुआत में सेना को नहीं लगाया, ये सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं ये भी एक बहुत ही भौगोलिक तौर पे एक अहम जगह है, क्योंकि जहाँ हम खड़े हों वो यूरोप का हिस्सा है और इस स्ट्रेट के उस पार जो है वो एशिया का हिस्सा है। इसके बारे में कुछ बताएं कि जो भूकंप आया वो एशियाई पार्ट, जो तुर्की का एशियाई पार्ट है, उस तरफ आया। जी बिल्कुल, साउथ ईस्ट तुर्की में आया है। एशियन साइड जो है वो इस्तांबुल का एनातोलिया कहलाता है, वो उस साइड पे है। और उसमें जो जनूबी एरिया है, जनूबी तुर्की है, जो कि सीरिया के बॉर्डर के साथ लगता है, वहाँ जल्जला आया। 7.7 और 7.6 मैग्नीट्यूड की शिद्दत के जल्जले थे, जिन्होंने वहाँ ज़्यादा तबाही मचाई है। आपने दुनिया से मदद की बात की, लेकिन दुनिया के कई देश जो हैं वो सुरक्षा के हालात के चलते, जैसे कि जर्मन की जो संस्थाएं थी उन्होंने काम रोक दिया, जो ऑस्ट्रियन आर्मी थी उन्होंने सुरक्षा के हवाले से काम रोक दिया, क्योंकि कई जगहों पे जो ग्रुप्स हैं उनमें झड़प होने लगी। तो इस तरह के क्या हालात हैं और क्या खबरें आ रही? कहीं दुकानें बंद हैं क्योंकि लूटपाट की जो वारदात है वो हो रही है। जी ऐसा जब भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है, उसमें कुछ ग्रीडी लोग, कुछ क्रिमिनल माइंड के लोग वो ऐसी कार्रवाइयाँ करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ हुकूमत पूरी तरह अपना अलर्ट है, तो उनको पकड़ा जा रहा है। जो भी लोग इस तरह की कार्रवाई में मुलविस हैं उनको पकड़ा जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, उनके खिलाफ केसेस किए जा रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि जैसे गाजियानटेप जैसा जो शहर है, वहाँ से बड़ी तादाद में लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे शहरों में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ आफ्टर शॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इस मुतालिक क्या जानकारी है, कितने परिवार या कितनी तादाद में लोग जो हैं वो दूसरे शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं? एग्जैक्ट डाटा हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास जो नूरदा जो एक एपिसेंटर, वन ऑफ द एपिसेंटर था, उसके जो मेयर का कहना है, गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कहा है कि जी पूरे के पूरे सिटी को डिमोलिश क्योंकि हो चुका है, उसको रीबिल्ड किया जाएगा। तो ऑब्वियसली जब उसको रीबिल्ड करेंगे तो वहाँ से लोगों की इमिग्रेशन होगी, लोग दूसरे माइग्रेशन होगी, लोग दूसरे एरियाज में जाएंगे, लेकिन वो टेम्परेरी होगा क्योंकि कोई भी अपना घर बार नहीं छोड़ता। तो जो लोग आ रहे हैं या तो अपने रिलेटिव के पास आ रहे होंगे, या उनके पास कुछ मीन्स होंगे ऐसे कि वो यहाँ पे आके ठहर सकें, या दूसरे किसी शहर में जाकर ठहर सकें जो एपिसेंटर से दूर है, जहाँ आफ्टर शॉक्स जो है वो नहीं आ रहे। देखें, ये हम इस वक्त तुर्क की बात कर रहे हैं। तुर्क पूरी तरह मुत्तहद है और लोगों का जो जज्बा है एक दूसरे के लिए, अपने हमवतनों के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। हम देख रहे हैं कि लोग चाहे इस्तांबुल में हो, नॉर्थ में, या फिर अंकारा में हो, या दूसरे एरिया या सूबे जो कि इस जल्दे से मुतासर नहीं हुए, उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए। उन्होंने वो अपनी इमदाद जितनी हो सकती है उससे कहीं बढ़ के वो अपने हमवतनों की इमदाद कर रहे हैं। उनको शेल्टर दिए जा रहे हैं, उनको बाकायदा कंफर्ट दिया जा रहा है, जितना पॉसिबल हो सकता है। लोग इनफरादी तौर पर, इंडिविजुअल सतह पर भी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। शुक्रिया नवीद इन तमाम बातों के लिए। तो जाहिर सी बात है कि मुश्किल वक्त है और सभी एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करें, और यही वजह है कि गाजियानटेप जैसे या नूरदा जैसे शहर से जो लोग निकल कर आ रहे हैं उनको परिजन जो है अपने यहाँ रख रहे हैं, या फिर जो संस्थाएं हैं वो रख रही हैं, और लोगों ने अपने दरवाजे यहाँ पर खोल दिए हैं। और शायद इसी तरीके से तुर्की जो है इस त्रासदी से उबर पाएगा। इस्तांबुल से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। आगे बढ़ते हैं। मंगलवार को बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों में आयकर विभाग के सर्वे हुए, जो कि आज भी जारी है। आयकर टीम ने कहा कि वो रेड नहीं, सर्वे करने आए हैं। कर्मचारियों के फोन और लैपटॉप इस दौरान ले लिए गए, बाद में इन्हें वापस किया गया। विपक्ष इसे मीडिया की आजादी पर हमला बता रहा है। एडिटर्स गिल्ड ने भी इस पर चिंता जताते हुए कहा है कि ये IT सर्वे प्रेस संस्थानों को डराने धमकाने की प्रवृत्ति का हिस्सा है। वहीं बीजेपी ने बीबीसी को सबसे भ्रष्ट संस्थान बताया और कहा कि विपक्ष जांच के नतीजे जाने बिना कैसे आरोप लगा सकता है। विपक्ष इसे प्रेस की आजादी पर हमला और अघोषित आपातकाल बता रहा है। इस सर्वे में साल 2012 के बाद के खातों की जांच हो रही है। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ नीता शर्मा और सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीता दिल्ली में और सुनील मुंबई में है। नीता, पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज दूसरा दिन है सर्वे का। कल का जो सर्वे हुआ उसमें आयकर विभाग जो वित्तीय अनियमितता जांचने पहुंचा था, उसे क्या कुछ मिला, क्या नजर आया और अभी क्या हो रहा है?
अभी जो प्रोसेस है वो अभी चल रहा है, क्योंकि जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसका ये कहना है कि जहां तक बीबीसी का सवाल है, उनके ऊपर एलिगेशन है कि वो इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग की जो बीबीसी की जो सब्सिडरी कंपनीज हैं उसमें उन्होंने घपला किया है। ये एलिगेशन है टैक्स डिपार्टमेंट का। साथ में उन्होंने उनका ये भी कहना है कि पहले भी वो बीबीसी को नोटिसेस जो हैं वो दे चुके हैं, लेकिन वो डिफाइंड रहे हैं और नॉन कंप्लायंट रहे हैं, यानी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और अपनी जो सिग्निफिकेंट पोर्शन और अपना जो प्रॉफिट्स हैं वो डाइवर्ट करते रहे। ये एलिगेशन है टैक्स अथॉरिटीज का, जिसके चलते कल दोपहर 11:30 बजे टैक्स अथॉरिटीज जो हैं वो बीबीसी के दफ्तर मुंबई और दिल्ली में पहुंची थी। वहां पर जो अलग अलग जो कर्मचारी हैं उनसे अलग अलग पूछताछ भी हुई थी। जो सीनियर मैनेजमेंट के अधिकारी हैं उनसे अलग अलग बैठाकर उनसे पूछताछ भी की गई थी। फाइनेंस रिलेटेड क्वेरीज जो हैं वो भी उनसे पूछताछ की गई थी। कुछ जो सीनियर मैनेजमेंट के लोग हैं उनके फोन्स की भी स्कैनिंग जो है, उनका जो डेटा है वो रिट्रीव किया गया था और उनकी स्कैनिंग की गई थी। आज फिर बीबीसी ने एक ईमेल करके अपने एम्प्लॉयज को ये जानकारी दी है कि वो आकर जो भी अथॉरिटीज हैं उनके साथ फुल्ली कोऑपरेट करें और जो भी उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं वो उनके सवालों के जवाब दें। यहाँ उनको ये सचेत किया गया है कि अगर कुछ सैलरी रिलेटेड उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो वो चाहें या ना चाहें वो फैसला खुद कर सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो वो जवाब नहीं दे सकते हैं। कल ये पूरी जब वहां पर पूरी कार्रवाई की जा रही थी तो बीबीसी की लीगल टीम भी वहां पर थी। जब इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं और साथ में जो डिजिटल डिवाइसेस हैं वो स्कैन किए जा रहे थे, तब वहां पे लीगल टीम इनकी वहां पर मौजूद थी। आज फिर दोबारा से बीबीसी ने अपने एम्प्लॉयज को बुलाया है, कल जो वहां पर थे। हालांकि टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया था कि कोई भी इनके जो डिवाइसेस हैं, चाहे वो फोन्स हों, डेटा रिलेटेड और कोई डिवाइसेस हों, हार्ड डिस्क हों, लैपटॉप्स हों, उन्हें सीज नहीं किया गया था। हाँ, जो कर्मचारी हैं उनको एक जगह अलग रखने को इनको जो है हिदायत दी गई थी। ये इसलिए किया गया था ताकि ये लोग जो है बाहरी किसी लोगों से संपर्क ना करें और बाहर कोई स्टेटमेंट ना दें। लेकिन जो उच्च स्तरीय लोग हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उनके जो डिवाइसेस हैं उनमें से कुछ डेटा जो है वो स्कैन किया गया था। ये कार्रवाई जो है, जो नॉर्मली सर्वे जो इस तरह का होता है जया, वो लगातार अमूमन 72 घंटे तक चलता है। तो आज दूसरा दिन है, माना जा रहा है कि आज पूरा दिन ये कार्रवाई चलेगी। दूसरी तरफ यूके गवर्नमेंट की तरफ से भी बोला जा रहा है कि वो भी जो पूरी यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है बीबीसी के ऊपर वो नजर बनाए हुए हैं। हालांकि यूके सरकार की तरफ से इसके ऊपर कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। बीबीसी की तरफ से औपचारिक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अथॉरिटीज के साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं और उन्हें इस बात का यकीन है कि वो जल्द ही इस मामले को सुलझा लेंगे। जया जी बिल्कुल। और नीता हमारे साथ तो सुनील भी हैं जो मुंबई में हमारे साथ मौजूद है और मुंबई में जो बीबीसी का दफ्तर है उसके बाहर ही है। कल यहाँ पर भी सर्वे हो रहा था। जी सुनील, आप बताएं वहां इस वक्त क्या चल रहा है और कल क्या कुछ हुआ वहां? देखिए जया, कल जिस तरह से 11 बजे आयकर विभाग के कर्मचारी अधिकारी वहां पहुंचे थे, बीबीसी का जो विंडसर जो इमारत है जिसमें कि 5वीं मंजिल पर बीबीसी स्टूडियोज है जिनका दफ्तर है वहाँ पर, और वहाँ पर उन्होंने सर्वे किया। यानी कि जो भी थे उनके मोबाइल फ़ोन तब रखवा लिए गए थे और जो अकाउंट डिपार्टमेंट से जुड़ी जितनी छानबीन थी, दस्तावेज थे और जो कंप्यूटर वगैरह थे वो खंगाले जा रहे थे और डाटा डंप किया जा रहा था। लेकिन देर शाम तक चूंकि वो कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई, इसलिए उस कार्रवाई को आज भी जारी रखा गया है और आज भी आयकर विभाग के अधिकारी हैं और वो उस पूरे मामले को अपनी जो सर्वेक्षण है उसका काम उन्होंने जारी रखा हुआ है। हालांकि कल पूरी तरह से जो अंदर कर्मचारी थे बीबीसी के, उनके काम पर पाबंदी लगा दी गई थी, काम रोक दिया गया था। देर शाम उन्हें कहा गया कि अपना काम कर सकते हैं, लेकिन आज जो है उनके जो ब्रॉडकास्ट से जो लोग हैं उनको ही बीबीसी की तरफ से भी कहा गया है कि वो अब दफ्तर में आकर काम कर सकते हैं और बाकी जो कर्मचारी हैं जिनका आना जरूरी नहीं है वो वर्क फ्रॉम होम करें। और आयकर विभाग ने भी काम पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई है। हाँ, चूंकि मामला टैक्स इवेजन का है, यानी कि टैक्स छिपाने का मामला है, 2012 का मामला बताया जा रहा है, तकरीबन 2500 करोड़ के आसपास का। उस संबंध में जो जानकारी उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको जरूर तलब किया जा रहा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल ये कार्रवाई कब तक चलेगी ये कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन चूंकि जिस तरह का मामला है और उसमें सर्वेक्षण के तहत वो जो भी उनकी जानकारियां मिली हैं उसको उसके बारे में सुराग तलाश रहे हैं या फिर और भी जानकारी निकाल रहे हैं। हो सकता है
कि आज देर शाम तक चले या फिर कल तक चले। उसके बाद ही जब पूरी कार्रवाई खत्म हो जाएगी तभी आईटी विभाग जो है अपना प्रेस नोट जारी करेगा और वो बताएगा कि क्या उसे मिला है और फिर आगे किस तरह की कार्रवाई करनी है। लेकिन फिलहाल सर्वेक्षण का काम चल रहा है, जो टैक्स एवेजन का आरोप लगा है बीएमसी पर, माफ कीजिए बीबीसी पर, उसके तहत ये जांच की जा रही है, सर्वे किया जा रहा है। जी सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। तो राजस्थान में बहुत जल्द अब चुनाव होने जा रहे हैं इस साल के अंत में, और उससे पहले काफी उठापटक भी चल रही है। बीजेपी ने राजस्थान में अपने कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया को विधानसभा चुनावों से ठीक पहले सक्रिय राजनीति से विदा कर दिया। कटारिया को असम का राज्यपाल बना दिया गया है। क्या गुलाब चंद कटारिया पार्टी के इस फैसले से खुश हैं? ये जानने की कोशिश की हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने, उनसे बातचीत की है, वो सुनते हैं। असम का गवर्नर चुना गया है गुलाब चंद कटारिया जी को। बहुत एक्टिव पॉलिटिशियन है, 8 बार एमएलए रहे हैं, 1 बार एमपी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। सर बहुत ही एक्टिव पॉलिटिशियन रहे हैं। हर बार सरकार जब बनती है मिनिस्टर रहना, एमएलए रहना, मेवाड़ और वागड़ में काफी पहचान है आपकी। अब आप गवर्नर बन के जाएंगे तो एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ने से क्या लग रहा है? देखो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुझे जो भी जिम्मेदारी दी मैंने उसको निभाने का प्रयत्न किया। अब उन्होंने एक संवैधानिक जिम्मेदारी दी, मैं इसको भी निभाने का पूरा प्रयत्न करूंगा और मैं अपने संस्कारों को जिंदा रखता हुआ ईमानदारी से और बहुत समर्पण भाव से देश हित में जो भी काम होगा उसको मैं करूंगा। तो एक बात है कि अब मेवाड़ और वागड़ के पॉलिटिक्स में आपका एक तरह से बोलबाला छाप रही है, तो एक वैक्यूम, एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा आपके एक तरह से एग्जिट से। देखो, एक बात जरूर है, किसी व्यक्ति के जाने से थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या है कि कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, नेता बेस्ड पार्टी नहीं है, जो एक ही व्यक्ति पे डिपेंड हो जाती है। और इसके कारण से उसकी जगह भरने वाले 1 नहीं 5 मेरे जैसे बड़े कार्यकर्ता हैं। उनको मौका मिलेगा तो वो भी पब्लिक में अपने आप को खड़ा कर देंगे। मुझे बार बार मौका मिला तो मैंने अपने आप को खड़ा किया। उनको भी जब मौका मिलेगा तो वो अपनी योग्यता के आधार पर, हम देश के लिए काम करते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए काम नहीं करते हैं। तो जो आदमी सही सोचेगा वो जहां भी खड़ा रहेगा वहां अपनी जगह बना लेगा। तो लास्ट सवाल ये है कि क्योंकि आप नियम से इतने अच्छे से वाकिफ हैं, तो क्या होता है, जैसे अभी हाउस सेशन में है, आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं, अगर आप अभी जैसे आपको गवर्नर, आपको 22 तारीख को जाना है, तो यहाँ पर फिर क्या होगा? पार्टी न्यू लीडर ऑफ ऑपोजिशन करती है या जो डेप्यूटी लीडर है वो एक्टिंग करते हैं, क्या हो सकता है? कोई निर्णय तो हमारी पार्टी सामूहिक करती है। कोई मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ इसलिए उत्तराधिकारी घोषित करूं, वो तो मेरे को अधिकार नहीं है। लेकिन नियम में क्या होता है? नियम में सामान्यतः ऐसी कोई नहीं, पार्टी निर्णय करेगी। पार्टी किसी की भी प्रतिनिधि को दिल्ली से भेजती है और सारे विधायकों से, यहाँ की पार्टी के प्रमुख लोगों से बातचीत करने के बाद कोई निर्णय करती है। आपको कहीं लगता है असम बहुत दूर है राजस्थान से? तो अपने कोई दूर का मानते नहीं है। पार्टी जहाँ भी भेजती है वहाँ हमको रहना है और पार्टी का काम करना है। और वैसे भी मैं तो कई बार विधायक रहते हुए कमेटी के माध्यम से भी गया हूँ पार्टी के कार्यक्रम से, तो एक तरह से मारवाड़ियों से तो भरा हुआ है पूरा का पूरा ही गुवाहाटी तो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और बहुत बहुत बधाई गुलाब चंद कटारिया जो अब असम के गवर्नर मनोनीत हुए हैं। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं पंजाब की, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। वहां भी मामला दिल्ली जैसा ही दिख रहा है अगर टकराव की बात की जाए तो। जहां अभी तक दिल्ली में हम मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच तनातनी अक्सर देखते आ रहे थे, बिल्कुल वैसा ही टकराव पंजाब में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में शुरू हो गया है। लेकिन टकराव की असल वजह क्या है, इसके लिए देखते हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा की रिपोर्ट। जो दिल्ली में हुआ वही अब पंजाब में होता हुआ दिखाई दे रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब के राज्यपाल आमने सामने हैं, और वो भी टीचर्स को विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजने के मुद्दे पर। हुआ ये कि सोमवार 13 फरवरी को पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को चिट्ठी लिखी और उनसे पूछा कि जो प्रिंसिपल्स आपने हाल ही में ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजे थे, इनका चयन आपने किस प्रक्रिया के तहत किया है। उनका यह कहना है कि आरोप लग रहे हैं कि ये प्रक्रिया जो थी ये ठीक नहीं थी, पारदर्शी नहीं थी, इसलिए किस आधार पर, किस प्रक्रिया के तहत इनका चयन किया गया, ये मुझे बताइए। और साथ ही ये जो आपने टीचर्स जो हैं ट्रेनिंग के लिए भेजे थे, मुझे पता चला है न्यूज़ रिपोर्ट से कि ये अब बैच जो है प्रिंसिपल्स का, ये अब वापस आ गया है।
तो आप मुझे ये जो पूरी ट्रेनिंग हुई है और जो इस यात्रा में पूरा खर्चा हुआ है इसकी डिटेल दीजिए। साथ में ये भी कहा है राज्यपाल ने, कुछ और विषय भी इसमें उन्होंने रखे हैं, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि जो डिटेल मैं मांग रहा हूं कृपया मुझे दीजिए, वरना मैं, क्योंकि संविधान का रक्षक हूं और संविधान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं, तो अगर आप 15 दिन के भीतर ये सारी जानकारी मुझे नहीं देते हैं तो मैं कानूनी सलाह लेने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। अब पंजाब के राज्यपाल के इस जवाब पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनको चिट्ठी लिखकर जवाब दिया है कि आपने मुझसे पूछा है कि किस आधार पर प्रिंसिपल का सिलेक्शन किया गया सिंगापुर में ट्रेनिंग के लिए भेजने के लिए। तो पंजाब की जनता ये पूछ रही है, भगवंत मान ने चिट्ठी में लिखा है कि पंजाब की जनता ये जानना चाहती है कि जो केंद्र सरकार अलग अलग राज्यों के राज्यपाल चयन करती है, उनको नियुक्त करती है, ये जो है संविधान के तहत होता है, तो ये किस आधार पर राज्यपालों का चयन किया जाता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह भी कहा कि आपने जो विषय उठाए हैं वो राज्य के विषय हैं और कैसे करके उन्होंने जो है इसमें जवाब दिया है। दरअसल आपको पता ही है कि 6 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक पंजाब के 36 सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल जो थे उनको सिंगापुर में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था और उसी मुद्दे पर जो है पंजाब के राज्यपाल और पंजाब के मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए हैं। आपको पता ही होगा कि मैं ये जो दिल्ली से इसको कनेक्ट कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं कि इससे ठीक पहले दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार और जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, वो इस मुद्दे को लेकर बहुत लंबी लड़ाई भी आपस में लड़ चुके हैं।